हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने उसकी एक्सपेंशन देखी और उससे कुछ जुड़े हुए हमने कंसेप्ट देखे, जैसे कि जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला देख लिया और उसको अप्लाई करना सीख लिया। ठीक है, हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट समझ लिए कि उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, किस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मिडल में उनकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक या बाइनोमियल थ्योरम के अंडर ही हम एक सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म, तो उसके बारे में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहले एक एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिछली जो क्लासेस हैं वो आपको कितनी समझ में आई है कितनी नहीं। तो इफ क्वेश्चन ये दिया है, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज p, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म इज q, coefficient of second last term is r and coefficient of last term is s, then what is ps plus qr equal to। ठीक है, चलिए एक बार इसकी एक्सपेंशन लिख लेते हैं। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? a प्लस बी होल पावर n की, ये होगी n c 0 a पावर n b पावर 0 प्लस n c 1 a पावर n माइनस 1 और b पावर 1 प्लस n c 2 a पावर n माइनस 2 बी स्क्वेयर और डैश 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 प्लस 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 और सेकेंड लास्ट टर्म हम लिख देते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म होगी एन सी एन माइनस 1 ए बी पावर एन माइनस 1 और सबसे लास्ट टर्म होगी एन सी एन ए पावर 0 बी पावर एन। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि हमारे जो फर्स्ट कोफिशिएंट की वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू को उसने बोला हुआ है p, सेकेंड कोफिशिएंट को उसने बोल दिया q और सेकेंड लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू उसने बोल दी r और लास्ट कोफिशिएंट को क्वेश्चन ने बोला दैट इट इज इक्वल टू s। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि p इंटू एस प्लस q इंटू आर क्या होगा। p इंटू एस प्लस q इंटू आर कितना होगा? भाई एक बात जो है हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं कि nc0 की वैल्यू 1 होगी, nc1 की वैल्यू n होगी, ncn माइनस 1 की वैल्यू भी n होगी और ncn की वैल्यू जो है लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट कोफिशिएंट इंटू लास्ट कोफिशिएंट 1 इंटू 1 प्लस सेकेंड और सेकेंड लास्ट कोफिशिएंट दैट इज n इंटू n और इन दोनों का आंसर हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वेयर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा था ये क्वेश्चन। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि हमारी जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी होल पावर n, इसमें मिडल टर्म अगर पूछ ली जाए हमसे, और पूछी भी जाती है एनडीए में अक्सर ये क्वेश्चन, ठीक है, तो उसकी मिडल टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो तो वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी होल क्यूब याद करें तो वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। a प्लस बी होल पावर 4 क्या होगा? a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब एंड लास्ट टर्म विल बी b पावर 4। अब मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर में मिडल टर्म कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें मिडल टर्म आप हमारी ये 2ab आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब में पूछूं आपसे कि इसमें मिडल टर्म क्या है, भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। अब 4 में कोई एक मिडल टर्म तो है नहीं, तो हमारी ये भी मिडल टर्म है और ये भी मिडल टर्म है। ठीक है, जब हमारे इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास जो मिडल टर्म है वो फिर से एक टर्म आती है और वो कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड नंबर की टर्म है। ठीक है, तो ये तो भाई 2 3 4 इंडेक्स के लिए था। अगर हमारे पास इंडेक्स होगा बड़ा a प्लस बी पावर 100, ठीक है, तो उसमें मिडल टर्म कौन सी होगी? या मिडल टर्म सिर्फ एक ही आएगी या वहां पे 2 मिडल टर्म्स आएंगी? एक ही मिडल टर्म होगी। जैसे भी देखो, अगर इंडेक्स n इज इक्वल टू 3 देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिडल टर्म है। ठीक है, और अगर n इज इक्वल टू 2 देखें या n इज इक्वल टू 4 देखें तो यहाँ पे सिर्फ मिडल टर्म एक है। ठीक है, आप एक बात ऑब्जर्व कर लीजिए यहाँ पे कि जब जब n की वैल्यू हमारे पास इवन होगी तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? वो हमारे पास n प्लस 1 होंगी, यानी कि ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। और जब भी ओड चीजें होती हैं तो उसमें सबसे सेंटर में एक होंगी या 2 होंगी? 2 होंगी, एक होगी सॉरी,
क्योंकि अगर मान लो आप 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स में अगर मैं ये कहूँ सबसे सेंटर में कौन से नंबर का स्टूडेंट है, तो आप बोलेंगे थर्ड स्टूडेंट है, उसके आगे भी 2 और पीछे भी 2 है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ 11 स्टूडेंट्स में से सबसे सेंटर में कौन है, तो आप बोलेंगे 6 जो नंबर का जो स्टूडेंट है वो हमारा सबसे मिडल में होगा, उसके आगे भी 5 है और पीछे भी 5 है। ठीक है, तो यानी कि जब n इवन होगा तो इसमें सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन की। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब n हमारे पास ओड होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या होने वाला है, n+1, यानी कि उसकी वैल्यू कैसे होने वाली है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उसमें 2 टर्म रहेंगी, 4 टर्म रहेंगी, 6 टर्म रहेंगी, 8 टर्म रहेंगी या 10 टर्म रहेंगी, ऐसा कुछ रहेगा। तो आप ये बताइए कि जब भी आपके पास 4 टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स में से मिडल में एक टर्म तो नहीं होगी, वहां पे मिडल टर्म्स 2 होंगी। इसी तरीके से अगर आपके पास 6 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स में से थर्ड और फोर्थ टर्म जो है वो दोनों मिडिल टर्म्स होंगी, क्योंकि थर्ड और फोर्थ टर्म के आगे भी 2 टर्म है और उन दोनों के पीछे भी 2 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है, अगर आप सबसे पहले बात नोट कर लीजिए, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो इंडेक्स है वो इवन है या ओड है। बात कर लेते हैं, अगर आपका इंडेक्स इवन है, अगर आपका इंडेक्स इवन है तो जो मिडिल टर्म होगी वो आपकी होगी मिडिल टर्म इज इक्वल टू, वो कैसे निकालनी है, आपको n को 2 से डिवाइड कर देना है और 1 ऐड कर देना है, और इस पोजीशन पे जो टर्म होगी, ठीक है, n/2 प्लस 1th टर्म जो होगी, ठीक है, n/2 प्लस 1 वैल्यू नहीं होगी मिडिल टर्म की, उस पोजीशन पे ये n/2 प्लस 1 जो है, ये n/2 प्लस 1 जो है, ये पोजीशन बता रहा है कि इतने नंबर पे जो टर्म आएगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू 6, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 7 हो जाएगा, और 7 में आपको पता है कि मिडिल टर्म थर्ड होगी। ठीक है, 7 टर्म्स हैं आपके पास और उसमें जो मिडिल टर्म है उसमें फोर्थ हो जाएगी, फोर्थ के आगे भी 3 है और पीछे भी 3 है। लेकिन ये निकालना कैसे है, आप n को 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो इससे हमारा आंसर कितना आया, 3 + 1 फोर्थ टर्म जो है आपकी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो मैं ये जो बाकी हमारे जो इंट्रोडक्शन के लिए था इसको यहां से हटा देता हूं, हम जो सिर्फ इस स्लाइड से हमें याद रखना है सिर्फ उसी को रख लेते हैं। ठीक है, तो बात इतनी सी है, अगर आपका n इवन है तो वहां पे सिर्फ ओनली 1 मिडिल टर्म, और वो कौन से नंबर की टर्म होगी, वो होगी tn/2 प्लस 1th टर्म। अच्छा, कोई भी nth टर्म निकालने के लिए हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो कैसे पढ़ा हुआ है, वो ये पढ़ा हुआ है, NCR फर्स्ट एक्सप्रेशन की पावर n-r और सेकंड एक्सप्रेशन की पावर कितनी, r। ठीक है, ये हमने जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको आप बोल सकते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, या फिर ये बोल सकते हैं r+1th टर्म का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको जो है 6th टर्म निकालनी है तो उसमें आप r की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए चलिए, तो यहाँ पे अगर हमें ये वाली टर्म निकालनी है, कौन सी, n/2 प्लस 1th टर्म, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, n/2 प्लस 1th टर्म, तो इसमें जो r की वैल्यू है वो क्या यूज होगी, एक कम यूज होगी, यानी कि n/2 यूज होगी, तो हमारी जो मिडिल टर्म यहाँ पे बन जाती है वो हमारी बन जाती है tn/2 प्लस 1th टर्म, जिसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, NCn/2 फर्स्ट एक्सप्रेशन पावर n-n/2 और सेकंड एक्सप्रेशन पावर n/2। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारी होगी मिडिल टर्म, इन विच केस, इन दैट केस वेयर आवर n इज इवन। बात कर लेते हैं दूसरे केस की, जब हमारा n ओड होगा तो वहां पे होंगी 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, 2 मिडिल टर्म्स विल बी देयर, और वो 2 मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी आपकी ये वाली नंबर की टर्म n+1/2th टर्म। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो tn+1/2th टर्म, और दूसरी जो आपकी टर्म होगी वो कौन सी होगी, n+3/2th टर्म। ठीक है, ये आपकी होगी tn+3/2th टर्म, और ये दोनों टर्म कैसे निकालनी है, अगेन ये जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम बिल्कुल, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी के लिए आप इस स्लाइड में से बाकी कुछ नहीं, इतना याद रखिए, जो है जो अनवांटेड चीजें हैं वो मैं हटा देता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक तो आपको ये याद रखना है कि अगर n की वैल्यू इवन होती है, ये हमारा n अगर इवन है तो मिडिल टर्म एक ही होगी और वो इस पोजीशन वाली होगी। अगर n हमारा ओड है तो वहां पे दो मिडिल टर्म आएंगी, और वो कौन सी आएगी, एक तो ये वाले नंबर की टर्म और एक ये वाली नंबर की टर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 2x - 3y पावर 10। ठीक है, अब देखो, अगर आपको अभी वो याद नहीं हुए एकदम से फॉर्मूले कि n+1 था, n+3 था, n/2, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। पेपर की सिचुएशन में कोई भी अच्छे से अच्छा स्टूडेंट उसको भूल सकता है। ठीक है, तो आप इतना तो बता ही सकते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाली हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली हैं वो हमारे पास होने वाली हैं कितनी, 11। और इस बात का अंदाजा या आइडिया कोई भी लगा सकता है कि 11 अगर टर्म्स हैं, उसमें से सबसे मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, 6th होगी। ठीक है, ये काम हम सेम मीडियन में भी करते हैं। स्टैट्स में जब हम मीडियन निकालते हैं, सेम कैलकुलेशन हम वहां पे भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारी होगी 6th। वो कैसे निकाला हमने, हमारे पास n की वैल्यू 10 थी, तो n/2 + 1 हमने कर दिया इस नंबर की टर्म, यानी कि हमें क्या मिला, 10/2 + 1, दैट इज 6th टर्म। और T6 निकालने के लिए फॉर्मूला अब हम यूज कर लेते हैं कि 6th टर्म कैसे निकालनी है। T6 निकालने के लिए NCR, फर्स्ट एक्सप्रेशन पावर n - r और सेकंड एक्सप्रेशन पावर r, और इस फॉर्मूले में r को हम पुट करेंगे क्या, एक कम। अगर छठी टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, तो r की वैल्यू 5 यूज की जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो n तो हमारे पास 10 है, 10c5। फर्स्ट एक्सप्रेशन में कौन आएगा, 2x आएगा, वहां पे 10 - 5 दैट इज 5 आ जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन में कौन आएगा, -3y और पावर 5 में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 2 पावर 5 दैट इज 32, और x पावर 5 में पीछे लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा, माइनस की पावर अगर ओड करोगे तो वो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो उस माइनस को मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस को मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ऐसे। ठीक है, और 3 पावर 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 पावर 5 हमारे पास हो जाएगा 243, और फिर पीछे लिख देता हूं y पावर 5। ठीक है, तो आप अब इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। 32, 243, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इन सबको मल्टीप्लाई करके। बहुत ही रेयर केस होगा कि आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस में आपको सीधा ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा, दैट इज -10c5 और 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 और इंटू x5 और y5। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा। चलिए, अच्छा, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या है, हाईएस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने सभी कोफिशिएंट्स की बात करी थी, NC0, NC1 और डैश 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 NCN। इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 होती है, लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू भी 1 होती है, सेकंड कोफिशिएंट की वैल्यू n होती है, सेकंड लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू भी n होती है। तो ये बीच में इंक्रीज करते हैं और मिडिल टर्म के बाद फिर इससे ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोफिशिएंट, अगर हाईएस्ट कोफिशिएंट पूछा है तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए फिर। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या होता है भाई, आप अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, कोई भी अगर आपने पॉलिनोमियल लिखा है ऐसा, जैसे कि ये एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि 3x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² माइनस 6x और प्लस 17। तो यहाँ पे एक ऐसी टर्म है जिसमें x है ही नहीं, तो ये जो टर्म है जिसमें x की कोई भी पावर नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं x की 0 पावर है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 17x की पावर 0, या फिर इसको ये खाली 17 भी लिख सकते हैं। तो वो टर्म जिसमें x दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, तो
ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि हमसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी। भाई देखो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स है, कहीं ना कहीं बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके की बनेगी कि ऊपर वाली एक्स की पावर और नीचे वाली एक्स की पावर सेम हो जाएगी और वो एक दूसरे को कट कर देंगे। भाई इसकी एक्सपेंशन में जो है बहुत सारे टर्म आएंगी, ठीक है, 11 टर्म्स आएंगी। तो हो सकता है किसी एक टर्म में ऐसा हो कि ऊपर भी एक्स की पावर 4 है प्लस नीचे भी 3x की पावर 4 है, तो वहां से x की पावर और x की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। उस बिना x वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहले तो मैं कंसेप्चुअल मेथड बताता हूं, मैं इसी को प्रीफर करूंगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा नहीं कि 2 से 10 मिनट का गैप आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन आपका ये है 2 से 1 या 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकती है, लेकिन ये मेथड आप जल्दी याद कर पाएंगे। और यही मेथड आप मतलब एग्जाम में स्ट्रेस में या किसी भी सिचुएशन में है तो भी आपको ये मेथड नहीं भूल पाएंगे आप। जो शॉर्टकट मेथड है वो नया है, उसको आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आपको वो मेथड याद होगा। तो इट्स अप टू यू, आप कंसेप्चुअल मेथड या फिर इसी क्वेश्चन को एक हम शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। पहले कंसेप्चुअल मेथड देख लेते हैं। भाई इसकी जो जनरल टर्म का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Tn या Tr+1 लिख लेते हैं, Tr+1 इज इक्वल टू NCr और x स्क्वेयर की पावर n-r और 1/3x की पावर r, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू भी लिख देते हैं, n की वैल्यू क्या होगी 10Cr, इसमें से x की पावर हो जाएगी 2n-2r और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पावर r और यहाँ पे हो जाएगा 1/x की पावर r, ठीक है। 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि x की पावर a है अपॉन x की पावर b है, तो वो क्या हो जाएगा x की पावर a - b, ठीक है। तो ये देखो x ऊपर है और ये x नीचे है, तो इन दोनों की पावर माइनस कर देते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 10Cr x पावर 2n-2r और -r, ये वाली जो r पावर है ये हमने ऊपर वाली पावर में से माइनस कर दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा है, और हमारे पास बचा है अपॉन में 3 पावर r, ठीक है। अब ये बताइए कि क्वेश्चन वाला क्या जानना चाहता है हमसे। क्वेश्चन वाला हमसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमें वो टर्म बताइए जिसमें x की पावर हो ही ना, या फिर ये कह सकते हैं x की पावर 0 हो। तो ये अगर हमें कांस्टेंट टर्म बनानी है, कांस्टेंट या जिसको हम इंडिपेंडेंट टर्म बुला रहे हैं, अगर हमें ये कांस्टेंट टर्म बनानी है तो इसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, इसमें x की पावर 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लिया, उसमें हमने देख लिया कि जनरल टर्म में x की पावर कितनी बन रही है 2n-3r, 2r - r, ठीक है। और हमें यहाँ पे चाहिए क्या, x की पावर 0 चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं 2n-2r - r को हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये हुआ 2n-3r इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आता है 2n इज इक्वल टू 3r और यहाँ पे n कितना है, n हमारे पास है 10 और 3r, तो 20/3 इज इक्वल टू r आ जाता है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके r की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है, ठीक है, तो उसमें इंडिपेंडेंट टर्म एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन अगर आपके r की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, r डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, या फिर होल नंबर ले लीजिए बेटर, 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है r की वैल्यू। अगर होल नंबर आती है तो वहां पे हम कंक्लूजन लिखेंगे कि यस कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट, और अगर ऐसा है कि वो होल नंबर में नहीं है तो देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, तो वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म होगी नहीं। भाई ऐसा हो सकता है कि इसकी जो एक्सपेंशन है एग्जांपल के लिए वो ऐसी भी हो सकती है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x, इस पॉलिनोमियल में तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अगर आपके r की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, होल नंबर नहीं आती है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि वहां पे तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। और अगर आपके r की वैल्यू होल नंबर में आ जाती है तो फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या है,
देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, ये हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें यह भी पता चल जाए कि कैलकुलेट कैसे करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है n, हमारे पास कितना है, n को हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम n को 10 के बजाय अगर हम n को 15 ले, ठीक है, और ये क्वेश्चन फिर से इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x पावर 15, तब देखते हैं तब क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला कहता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 15 CR फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर पावर 15 माइनस आर और सेकेंड एक्सप्रेशन 1/3x पावर आर। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये हमें मिलेगा 15 CR x पावर 30 माइनस 2R। ठीक है, और यहां पे मिलेगा 1/3 पावर r और यहां पे मिलेगा 1/x पावर r। इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो 15 CR डिवाइडेड बाय 3 पावर r और x की पावर हमारे पास आ जाती है 30 माइनस 2R माइनस r। ठीक है, लेकिन हम कौन सी टर्म ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इंडिपेंडेंट टर्म, और इंडिपेंडेंट टर्म में हमें पता है क्या कि x की पावर 0 होनी चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट तब टर्म जो है तब बनेगी जब यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो हम 30 माइनस 2R माइनस आर को हम 0 के इक्वल रखेंगे, और अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30 माइनस 3R इज इक्वल टू 0, 30 इज इक्वल टू 3R, और यहां से R की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 10। तो जब भी कांस्टेंट टर्म निकालनी होगी इतना हमें करना पड़ेगा, और R की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10। तो अब ये जो हमारी एक्सपेंशन है, मैं इसको सर्कल करने वाला हूं, ये जो हमारी एक्सपेंशन है ये वाली, ठीक है, इसको हम बना चुके हैं अपनी क्या, इंडिपेंडेंट टर्म। तो इसमें आपको पुट करना है r इज इक्वल टू 10। अगर r इज इक्वल टू 10 पुट किया तो ये आएगा 15C10 डिवाइडेड बाय 3 पावर 10 और x पावर, देखो यहाँ पे r की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे तो ये 0 हो ही चुका है, क्योंकि r हमने इसी कंडीशन को 0 पुट करके सोल्व किया है। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म हो जाती है, ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो हम आंसर में ढूंढेंगे जो भी ऑप्शन कुछ ऐसा लिखा होगा 15C10 डिवाइडेड बाय 3 पावर 10, या फिर हो सकता है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और इंटू 1/3 पावर 10। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना। मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूं। पहले तो आपको r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप जो भी एक्सपेंशन दी है उसका जनरल फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसमें से जो भी नंबर्स हैं, देखो मैंने यहाँ पे ये किया, जो भी नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लिया और x की पावर को पीछे की तरफ धकेल दिया। x की जो भी पावर्स हैं आप उस x की पावर को किसके इक्वल रखेंगे, x की पावर 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, वहां से आपको r की कुछ वैल्यू मिलेगी, और फिर उस r की वैल्यू को आप ये जो आपने सामने की तरफ जो नंबर्स निकाल लिए थे यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको आपकी इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगी। लेकिन अगर r की वैल्यू होल नंबर नहीं होती है तो आप कंक्लूजन लिखेंगे दैट नो कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो ये था आपका कंसेप्चुअल तरीका। इसी क्वेश्चन को फिर से हम कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1/3x और होल पावर 15, और हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कौन सी टर्म जो है इसमें कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि उसमें x की पावर 0 किस टर्म में होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो ये है कि आप इस फॉर्मेट में ले आइए x की पावर अल्फा प्लस या माइनस 1/x की पावर बीटा। जो भी आपको क्वेश्चन में बाइनोमियल टर्म दी है, जैसे हमारे पास ये दिया है, तो इसको आप इस फॉर्मेट से कंपेयर करिए। ठीक है, क्या करना है आपको, पहली वाली टर्म आपको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, x की पावर अल्फा। दूसरे वाली जो है आपको किस फॉर्मेट में जो है कंपेयर करनी है, वो आपको कंपेयर करनी है 1 अपॉन में
यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वहां पे x अपॉन में है और x की जो भी पावर है उसको आप क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास n की वैल्यू तो 15 बनती है, अल्फा की वैल्यू 2 बनती है। ठीक है, और x की पावर बीटा यानी कि यहाँ पे x की पावर कितना है, 1 है, तो बीटा की पावर 1 बनती है। ठीक है, तो हमारा ये जो काम था, ये r निकालने वाला जो काम था, ये r कैसे कैलकुलेट होगा, ये r हमारा कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से, r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं भाई हमारे r की वैल्यू क्या आती है। हमारे r की वैल्यू यहां से आएगी, r इज इक्वल टू n है हमारे पास 15, अल्फा है हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3, तो 3 5 is 15 और r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू उतनी ही आ गई जितना हमने पीछे निकाला था। ठीक है, तो ये आपकी जो यहां से लेके यहां तक की जो कैलकुलेशन है ये बच जाएगी आपकी उस तरीके से। ठीक है, चलिए r हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यानी कि ये कहता है कि जब आप इसका जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला इसका कौन सा है, TR+1 इज इक्वल टू 15CR फर्स्ट एक्सप्रेशन x स्क्वेयर पावर 15 माइनस r और सेकंड एक्सप्रेशन 1/3x पावर r। तो इसमें आप r को क्या पुट कर देंगे, जो आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म है या इंडिपेंडेंट टर्म जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15C10 और x स्क्वेयर पावर 15 माइनस 10 और 1/3x पावर 10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 15C10 अपॉन में 3 पावर 10 और x की पावर तो 0 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो है इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी। तो या तो आप r जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको ये इसी फॉर्मेट में जो है मैच कराना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, x की कुछ पावर होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे x की नीचे x की कुछ पावर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, जैसे कि अगर ये है रूट x प्लस 1 अपॉन जो है x पावर 2 और यहाँ पे पावर है कि 20, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसको x पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x पावर बीटा से कंपेयर करूंगा तो n तो 20 है, अल्फा आपका 1/2 बन जाएगा, बीटा आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप r को कैसे कैलकुलेट करेंगे, r इज इक्वल टू एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे अगर आपके पास ये है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर, ठीक है, 3x स्क्वेयर और पावर जो है 7, ऐसा कुछ है आपके पास। तो यहां पे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x क्यूब प्लस 3 अपॉन x की पावर -2 7, और अब आप कंपेयर करेंगे, अल्फा आपको 3 मिलेगा, बीटा जो है आपको -2 मिलेगा और n तो आपका 7 है ही, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के आप r कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर जनरल टर्म के फॉर्मूले में r की वही वैल्यू पुट करके आप अपने कांस्टेंट टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर r की वैल्यू फ्रैक्शन में नेगेटिव इंटीजर आती है, मतलब होल नंबर नहीं आती है, तो आप क्लेम कर देंगे कि ऐसे इसमें कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे गिवन हो सकता है कि आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन होगी और एक उसकी मनपसंद की क्वेश्चन की एक मनपसंद की कोई टर्म पूछेगा कि भाई मेरे को इसमें पूरी एक्सपेंशन नहीं चाहिए, मेरे को तो इसमें जो है x की पावर -17 वाली जो टर्म है ना भाई, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें बहुत सारी टर्म आएंगी, प्लस प्लस बहुत सारी टर्म आएंगी, लेकिन एक टर्म ऐसी भी होगी जिसके पास x की पावर कितनी होगी, -17। तो मेरे को तो सिर्फ वही कोफिशिएंट डायरेक्ट निकाल के दिखा दो, मेरे को पूरी एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये काम कैसे करना है, अगेन मैं इसको दोनों मेथड से बता देता हूँ, कंसेप्चुअल और शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, इट इज अप टू यू देन कि आप कौन से मेथड को याद रख पाते हैं। पहला तो है हमारे पास कंसेप्चुअल मेथड। भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, TR+1 इज इक्वल टू 15CR। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 15 इंडेक्स है, 15CR x पावर 4
इसकी पावर बनेगी 15 माइनस आर, और सेकंड नंबर पे है 1/2x³, इसकी पावर बनेगी r। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 15cr और x की पावर 60 माइनस 4r, ठीक है, -1 की पावर r, 1/2 पावर r और 1/x पावर 3r। अगर यहाँ पे नंबर्स को सामने की तरफ लेके आए, नंबर्स कौन कौन से हैं भाई हमारे? नंबर्स है हमारे पास ये और ये, इन तीनों को आप आगे ले आइए और x की पावर्स को पीछे धकेल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पावर r 15c4, सॉरी ये 4 नहीं है, r है, 15cr डिवाइडेड बाई 2 पावर r, और यहाँ पे क्या क्या बच जाता है? x पावर 60 माइनस 4r और -3r। ठीक है, चलिए अब हमें तो ढूंढनी है कौन सी टर्म जहां पे x की पावर कितनी हो? -17। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये मैच करनी चाहिए इस एक्सप्रेशन से। यानी कि हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी? 60 माइनस 7r को हमें इक्वल रखना होगा -17 के, और अगर ये हम करते हैं तो 60 प्लस 17 इज इक्वल टू 7r और 77 इज इक्वल टू 7r, और r की वैल्यू हमारी यहाँ पे बन जाती है 11। ठीक है, तो जैसे हमने इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन में r कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी हमें सबसे पहले r को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका कंसेप्चुअल मेथड भी यही था और इसका कंसेप्चुअल मेथड भी यही है। क्या है मेथड? कि हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेना है, नंबर्स को आगे की तरफ धकेल देना है, x की पावर को पीछे की तरफ धकेल देना है। वहां पे हमारी जो टारगेट था वो क्या था? कि x की पावर को 0 बनाना है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला जाएगा कि x की पावर को क्या बनाना है। यहाँ पे जैसे कि बोला गया है x की पावर को -17 बनाना है, तो हम ये जो x की पावर आई है इसको हम x की पावर -17 के ही इक्वल रख देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको x की पावर 0 के इक्वल रखा था और r कैलकुलेट कर लिया था, इसको हम -17 के इक्वल रखेंगे और r कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही हमारा r कैलकुलेट हो जाता है तो हमारा ये जो है, जिसको मैं अभी बबल में डालने वाला हूं, इसमें हम r को वही पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया है। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास आ गया था, इसमें हम r की वैल्यू 11 पुट कर देंगे। अब r की वैल्यू 11 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? -1 पावर 11, 15c11 डिवाइडेड बाई 2 पावर 11 और इंटू में x पावर -17। क्योंकि देखो इसमें r को 11 पुट करोगे तो -17 ही आएगा, उसी को तो हमने सोल्व किया है। तो हमारा जो कोफिशिएंट हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17, वो हमारे पास हो जाता है इतना। इसको हम सोल्व करेंगे। माइनस की पावर 11, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड करते हैं तो वो माइनस ही देगा आंसर। फिर आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन में 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और इंटू 1/2 पावर 11। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनली। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड इसी पेज पे बता देता हूं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका? भाई हमें r कैलकुलेट करना था, हमारा मेन टारगेट था कि जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म r+1 है और 15cr है, फिर x पावर 4 और होल पावर 15 माइनस r है, और -1/2x³ की पावर जो है r है। हमें r अगर पता चल जाए तो वो r हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और x की वैल्यू -17, x की पावर -17 का जो कोफिशिएंट है वो निकल के आ जाएगा। तो वो जो r11 आया था वो कैसे कैलकुलेट करना है? अब जो r आपको कैलकुलेट करना है वो आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, n अल्फा -m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो पिछले फॉर्मूले जैसे ही है, बस यहाँ पे -m आ गया। तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज है। आपको जो ये एक्सप्रेशन दी हुई है ना, ये वाली जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको इस फॉर्मेट से मैच कर लेना है। इसको इस फॉर्मेट से मैच कर लेना है जहां पे x की पावर अल्फा प्लस या बीच में माइनस कुछ भी हो 1/x की पावर बीटा और होल पावर n। अगर आप इन दोनों इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख पाए, ठीक है, तो आपके पास r की वैल्यू होगी n अल्फा -m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखो आप अल्फा को भी जानते हैं, बीटा को भी जानते हैं, n को भी जानते हैं। ये m क्या है?
m आपको क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में x की पावर कितनी पूछी है, x की पावर हमें -17 पूछी है, तो आपके m की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी बन जाती है, -17। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसको सभी वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट करके हम देखते हैं। n हमारा कितना है, n तो भाई हमारा 15 है। ठीक है, अल्फा कितना है, इसको कंपेयर करिए और इसको कंपेयर करिए, अल्फा की वैल्यू 4 है। और बीटा कितना है, आप इसको कंपेयर करिए और इसको कंपेयर करिए, बीटा आपका 3 है। तो r की जो वैल्यू हो जाती है वो हमारे पास हो जाती है r इज इक्वल टू n यानी कि 15, अल्फा यानी कि 4 माइनस m की वैल्यू है -17 और डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7। तो r इज इक्वल टू 60 प्लस 77 अपॉन में 60 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 7। तो r इज इक्वल टू 77 अपॉन 7, 11 जो है आपके पास r आ जाता है। ठीक है, r आपके पास 11 आ जाता है। तो ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में आप r पुट करेंगे तो आपको x की पावर -17 वाली टर्म मिल जाएगी और उसका कोफिशिएंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बस शॉर्टकट यही है कि आप r जो है वो इस डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर इसी में से आप r कैलकुलेट करना चाहते हैं जैसे हमने इससे पहले किया था। ठीक है, तो दैट इज अप टू यू। जैसे ये हमारा एनडीए 2019 सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ √x माइनस के अपॉन एक्स स्क्वेयर पावर 10 इज 405। इस यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म इज 405, यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म इज 405। अगर इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म आपकी कितनी है, 405 है, तो यहाँ पे ये जो k है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई। कांस्टेंट टर्म के लिए हमने ये सीखा था कि कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे 10 CR √x पावर 10 माइनस r और माइनस k अपॉन एक्स स्क्वेयर पावर r। ठीक है, और यहाँ पे हम r कैसे कैलकुलेट करते थे, कांस्टेंट टर्म के लिए r हम कैलकुलेट करते थे इस वाले फॉर्मूले से, r इज इक्वल टू n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जहां पे हमें ये अल्फा और बीटा किस तरीके से निकालने होते थे, इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में, x अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x बीटा डिवाइड और होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कोएफिशिएंट्स को अगर हम देखें, n तो हमारा है 10, अल्फा हमारा कितना है भाई, देखो ये x की पावर कितनी है, यहाँ पे लिखा है x की पावर हाफ, तो अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। बीटा कितना हो जाएगा, इस नीचे वाले को इससे कंपेयर करिए, तो बीटा की पावर, बीटा की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो r हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू अल्फा यानी कि 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 2, तो यानी कि r हमारा जो है वो हो जाएगा 5 अपॉन 5/2। फाइनली r की वैल्यू जो है हमें 2 मिल जाती है, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू जैसे ही 2 मिली तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक बार इसको हटा देते हैं यहां से, तो r इज इक्वल टू 2 हम अब इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। तो यहां पे हमें मिलेगा 10c2 √x पावर 10 माइनस 2 और माइनस k पावर r और डिवाइडेड बाय x पावर 2r। ठीक है, और ये जो इंडिपेंडेंट टर्म दी हुई है ये दी हुई है 405। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x का तो कोई काम है नहीं, तो x वाली सबको तो हटा दो, x वाली टर्म्स का तो कोई काम है नहीं। कितना बचा हमारे पास, बचता है 10c2 और माइनस k पावर r इज इक्वल टू 405। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस k पावर r इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 10c2। ठीक है, और 10c2 को आप सोल्व करके देखेंगे तो वो आएगा 45। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस के होल पावर r जो है वो हमारे पास आ जाता है 405 अपॉन 45। अगर 45 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 405। तो यानी कि
ये हमारा हो गया 9। तो फाइनली हमें मिलता है माइनस के की पावर जो है आर, वो हमारे पास कितना आ जाता है 9। ठीक है, और आर हमारा कितना है, आर तो 2 है, यानी कि माइनस के का अगर स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करके देखें, या तो के की वैल्यू 3 हो सकती है या -3 हो सकती है। के की इन दोनों वैल्यूज के लिए हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंडिपेंडेंट टर्म कैलकुलेट कर ली। भाई अगर आपको ये जो है फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा है, जिसको हम शॉर्टकट बोल रहे हैं, तो बिना इसके भी आप आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक बार देख लेते हैं कि आर को 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली सॉल्यूशन तो यही आने वाला है। देखते हैं भाई, आप क्या करेंगे, इसमें से 10 CR आगे कर लेंगे। ठीक है, फिर उसमें से माइनस के की पावर आर को भी आगे कर लेंगे। पीछे कौन बच गया, पीछे बच गया x की पावर 10 माइनस आर बाय 2। ठीक है, देखो यहाँ से x की पावर 10 माइनस आर बाय 2, और यहाँ पे बचा 1/x की पावर 2r। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल जाता है 10 CR माइनस के पावर r और x की पावर 10 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r। इस पावर को और इस पावर को मैंने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, हमें कौन सी टर्म चाहिए, हमें तो चाहिए भाई इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए तो x की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो x की पावर 0 करने के लिए हमें 10 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल। तो 10 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। 2r को उधर लेके जाएंगे तो 10 माइनस आर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू 4r, 10 इज इक्वल टू 5r, और r की वैल्यू फिर से कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। तो इसमें अगर r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 10c2 और माइनस के पावर 2, और ये तो x की पावर 0 हो ही जाएगा। और हमें कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म कितनी दी हुई है, 405। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 3 या -3। ठीक है, तो बस ये है कि r को कैलकुलेट करने का तरीका आपको देखना है कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हैं, या आप ऐसे डिटेल में सोल्व करके निकालना चाहते हैं। ठीक है, डिटेल में कैसे सोल्व करना है, नंबर्स को जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें नंबर्स वाली जो चीजें हैं उनको आगे पुश कर देंगे, x की पावर है उसको पीछे पुश कर देंगे, और उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और वहां से r आ जाएगा। r को आप फिर से जनरल टर्म में पुट कर देंगे। ठीक है, और शॉर्टकट के लिए क्या है, शॉर्टकट के लिए सीधा आपको r कैसे कैलकुलेट करना है, आपको अपनी एक्सप्रेशन, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये आपको लिख लेनी है इस फॉर्मेट में, x पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x पावर बीटा और होल पावर n। ठीक है, तो अल्फा इससे कंपेयर करना है, बीटा ये नीचे वाले x से कंपेयर करना है। ठीक है, और आपके r की वैल्यू होगी n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस तरीके से आप r कैलकुलेट करिए और उसको जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए r को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 2/x स्क्वायर माइनस रूट x होल पावर 10, और ये हमारा क्वेश्चन आया था एनडीए 2020 में। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट वाले तरीके से ही कर देता हूं ताकि आपकी ये वाली जो है मेथड भी प्रैक्टिस हो जाए, टाइम सेविंग है। तो हमें कंपेयर करना है इसको किससे, x पावर अल्फा प्लस माइनस डजंट मैटर, x पावर बीटा और होल पावर n। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो n तो हमारा है 10 क्लियरली, अल्फा की पावर है, अल्फा की वैल्यू है -2, क्योंकि देखो ये यहाँ पे x की पावर 2 नीचे लिखी हुई है, हमें तो यहाँ पे ऊपर चाहिए, तो ऊपर चाहिए तो इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, x पावर -2 में लिख सकते हैं, और अब आप कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2x -2 और -1 अपॉन, देखो यहाँ पे रूट x लिखा हुआ है, रूट x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, लेकिन वो तो ऊपर है, नीचे चाहिए हमें, तो नीचे अगर लेके आएंगे तो वो कितना बन जाएगा, x की पावर -1/2। ठीक है, और ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, -1/2। फटाफट r कैलकुलेट करेंगे n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, दैट इज 10 इंटू -2 डिवाइडेड बाय -2 -1/2, ये हमारे पास हो जाता है
-20 डिवाइडेड बाय -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, ये ऊपर जाएगा तो 8, r इज इक्वल टू 8 मिल गया हमें। ठीक है, तो इसको सभी कैलकुलेशन को क्लियर करके हम लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 8। ये कहाँ पे पुट करना है? ये हमें पुट करना है जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में, TR+1 इज इक्वल टू NCR फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज 2/x² पावर n माइनस r, और सेकंड एक्सप्रेशन -√x पावर r। ठीक है, r को 8 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारी कुछ बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 10c8 2/x² पावर 10 माइनस 8 दैट इज 2, माइनस और जो है √x पावर कितना 8। ठीक है, अच्छा देखो ये हम कौन से टर्म निकाल रहे हैं? इंडिपेंडेंट टर्म। अल्टीमेटली इसमें यहाँ पे कुछ आंसर आएगा और यहाँ पे x की पावर 0 बन जानी है, तो x तो भूल जाओ, x को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। तो हम अपने आगे की कैलकुलेशन में इसको इग्नोर करके चलेंगे, इसको इग्नोर करके चलेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है? 10c8 का मतलब है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर का मतलब क्या है 4, और माइनस की पावर अगर आप 8 करेंगे तो आपको पॉजिटिव या 1 मिलेगा। ठीक है, और यहां से जो हमारे पास 45 इंटू 4 इंटू 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 180 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट टर्म है, हमें पता है x की पावर 0 आनी है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इस √x को। बाकी सिर्फ जो नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो सिर्फ नंबर से आएगा ना, तो सिर्फ नंबर्स की कैलकुलेशन पे हमने फोकस किया और हमारा आंसर 180 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी आई थिंक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ p + qx होल पावर 9 द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ एंड x6 आर इक्वल, फाइंड q। भाई ये कहता है जब आप p + qx पावर 9 इस पे ये वाली एक्सपेंशन लगाओगे, 9c0 p पावर 9 प्लस 9c1 p पावर 8 qx प्लस 9c2 p पावर 7 और q² x², सो ठीक है एक्सेट्रा। तो x³ वाली टर्म और x6 वाली टर्म दोनों के कोफिशिएंट क्या है? सेम है। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए q की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा एक बात बताइए, जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले वाली टर्म में इसकी पावर कितनी रहेगी? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे करके लास्ट पावर कितनी आ जाएगी? 9। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो 3 है वो हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में आ रही है। तो फोर्थ टर्म में हमें क्या मिलने वाला है? x³ मिलने वाला है। ठीक है, और x6 कहाँ पे मिलेगा हमें? 6 हमें मिलेगा पावर 5 6 हमें मिलेगा t6। ठीक है, t6 में नहीं, t7 में, सॉरी। ठीक है, ये हमें कौन से टर्म में मिलेगा? t7 में। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि t4 और t7 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और फोर्थ टर्म कैलकुलेट कर लेंगे और सेवंथ टर्म कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल रख देंगे और वहां से हमें q के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं फोर्थ और सेवंथ टर्म हमें निकालनी है। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो कहता है TR+1 इज इक्वल टू NCR फर्स्ट एक्सप्रेशन पावर n माइनस r, सेकेंड एक्सप्रेशन पावर r। और अगर हमें निकालनी है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म बनेगी 9c3 p पावर 9 माइनस 3 दैट इज 6 और qx पावर 3। ये बन जाएगी हमारी 9c3 p पावर 6 q पावर 3 और x³। देखो x³ वाली टर्म मिल गई हमें। इसी तरीके से t7 वाली टर्म कैसे निकालेंगे? t7 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में पुट करके 9c7 और 9c7 नहीं, एक कम पुट करते हैं 6, फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि p पावर 9 माइनस 6 दैट इज 3 और qx पावर 6। ठीक है, देखो यहाँ से x की पावर 6 वाली टर्म भी मिल गई हमें।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9c6 p क्यूब q पावर 6 और x पावर 6। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि ये वाला जो कोफिशिएंट है, ये वाला जो कोफिशिएंट है यानी कि x क्यूब का कोफिशिएंट और x पावर 6 का कोफिशिएंट, ये दोनों कोफिशिएंट हमारे क्या है, इक्वल। तो हम इनको इक्वल रख देते हैं। अगर इनको इक्वल रखेंगे तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा 9c3 और p पावर 6 q पावर 3 इज इक्वल टू 9c6 p क्यूब और q पावर 6। अगर हमें याद है तो NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R होता है। ये और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बचेगा P6 Q क्यूब इज इक्वल टू P क्यूब और Q6। अगर P की पावर 3 इधर से कैंसिल कर दें तो यहाँ से बचेगा P क्यूब और Q क्यूब की पावर इधर से कैंसिल कर दें तो इधर से बचेगा Q क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब। हमसे जो है अगर दोनों साइड क्यूब रूट लिया जाए तो P क्यूब का क्यूब रूट इज इक्वल टू Q क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, P आ रही है, और हम A ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो चलिए अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर इससे आगे के जो कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम में वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टिल देन यू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस एंड जो हमने शॉर्टकट देखे हैं उनको जितना आप याद करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे उतने ही याद होंगे। ठीक है, खाली एक दो बार पढ़ने से आपको याद नहीं आएंगे, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं याद आएंगे। एग्जाम में आपको तभी याद आएगा जब आपका, अभी मैंने आपको बताया, जब वो मेथड आपका खुद का मेथड बन जाएगा, आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ ये तो मेरा ही मेथड है। ठीक है, तब आपको पेपर में याद आएगा कि हाँ आर को कैसे कैलकुलेट करना है। आर को कैलकुलेट कर लिया, फिर चाहे इंडिपेंडेंट टर्म पूछी हो, चाहे हमें कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी है कि भाई x की पावर 9 वाली टर्म बता दो हमें, ठीक है, तो फटाफट r को उस तरीके से कैलकुलेट करके आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।